सबसे पहले कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन की बात करेंगे जो सोनिया गांधी की ईडी में पेशी के बाद सड़कों पर दिखा। कल सोनिया गांधी से फिर पूछताछ होनी है। आज की पूछताछ सोनिया गांधी से खत्म हो चुकी है, लेकिन राहुल गांधी अभी भी हिरासत में है। ये तस्वीरें देखिए, जब ईडी दफ्तर से सोनिया गांधी बाहर निकली, प्रियंका गांधी उनके साथ रही और प्रियंका गांधी लगातार ईडी दफ्तर में दूसरे कमरे में बैठी रही। बात हम करेंगे कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन की जो सोनिया गांधी की ईडी में पेशी के बाद सड़कों पर दिखा। राहुल गांधी सड़क पर बैठे तो कांग्रेसियों को उनमें 45 साल पुरानी इंदिरा गांधी की तस्वीर नजर आने लगी। राहुल गांधी ने रोड पर धरना दिया तो कांग्रेस ने इस तस्वीर की तुलना इंदिरा गांधी की तस्वीर से कर दी, ये कहते हुए कि इतिहास दोहरा रहा है। इस तस्वीर को कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और लिखा, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, इतिहास दोहरा रहा है। इंदिरा गांधी की यह तस्वीर 45 साल पहले साल 1977 की है। 1977 में आम चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस की हार हुई थी। खुद इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हारी थी। तब चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर इंदिरा गांधी घर के लॉन में धरने पर बैठी थी। ये तस्वीर उसी दौरान मशहूर फोटोग्राफर रघु राय ने खींची थी। आज राहुल की तुलना कांग्रेस इंदिरा गांधी से इसलिए कर रही है क्योंकि ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है, जिसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राहुल कांग्रेस के सांसदों के साथ राष्ट्रपति भवन की ओर जा रहे थे। जिस वक्त पुलिस ने राहुल गांधी को विजय चौक के पास हिरासत में लिया, वहां एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अंकित गुप्ता मौजूद थे। यहाँ पर अब जो बस खड़ी हुई है, चर्चा ये हो रही है कि पुलिस की इस बस में उनको ले जाया जाएगा, लेकिन सबके बीच में देखिए राहुल गांधी खड़े हो गए और अब उनको यहाँ से हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। राहुल गांधी को अब हटाया जा रहा है। आखिरकार करीबन 45 मिनट तक प्रदर्शन करने के बाद में हिरासत में लिया गया है। हिंदुस्तान की स्थिति है, पुलिस स्टेट है, वो तो सच्चाई है। मोदी जी राजा है, पुलिस स्टेट है। सांसद अगर राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते तो क्या होगा, ये आप मुझे बताइए। काफी दूर रखा गया प्रोटेस्ट मार्च के दौरान। असल में आज सोनिया गांधी से दूसरी बार ईडी ने हेराल्ड केस में पूछताछ की है। राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतर आए। दिल्ली समेत देश के अलग अलग इलाकों में केंद्र सरकार और जांच एजेंसी ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी को हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस किंग्सवे कैंप ले गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक करीब 50% सांसदों को हिरासत में लिया गया है और उन्हें किंग्सवे कैंप ले जाया गया। सोनिया गांधी के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसियों की इंदौर में पिटाई हुई है। प्रदर्शनकारियों ने ईडी ऑफिस का नाम बीजेपी ऑफिस लिख दिया था। ईडी ऑफिस पर कालिख पोती थी और इसी को लेकर पुलिस का गुस्सा उतरा इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर। गाली गलौज की आवाज जिसको हमने म्यूट किया। सोनिया गांधी से दिल्ली ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही थी और उधर इंदौर मध्य प्रदेश में ईडी दफ्तर के बाहर बीजेपी के पोस्टर्स लगा दिए गए और कहा गया कि ये तो बीजेपी का दफ्तर है। बात गुजरात की, जहां शराब बैन है, उस राज्य में जहरीली शराब पीने से 3 जिलों में मौत से मातम पसर गया है। घटना गुजरात के बोटाद की है, जहां जहरीली शराब पीने से 31 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि गुजरात पुलिस इस घटना को जहरीली शराब कांड की बजाय केमिकल कांड से जोड़ रही है। 35 मौत हो चुकी है। जहरीली शराब कांड की बजाय केमिकल कांड कह रही है पुलिस इसे। दरअसल जयेश नाम के आरोपी ने केमिकल फैक्ट्री से मेथनॉल चुराया और 40,000 में बेचा। इसी केमिकल को पानी के साथ मिलाकर कई लोगों को बेचा गया। मेथनॉल पीने से 35 लोगों की मौत हुई है और कई लोग अब भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आरोपी जयेश समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात में जहरीली शराब से मौत के बाद गुजरात से लेकर दिल्ली तक विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर है। मध्य प्रदेश के 2 अलग अलग शहरों से आ रही तस्वीर वहां की कानून व्यवस्था को न सिर्फ चुनौती दे रही है बल्कि साफ साफ बता रही है कि हमारा समाज कहां जा रहा है। इंदौर में एक सिरफिरे ने सरेआम चाकू की नोक पर
लड़की को डराया, धमकाया और वार करने की कोशिश की। मामला एक तरफा प्यार का कहा जा रहा है। आरोपी गिरफ्तार किया गया। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के ही शाहजहांपुर की है, जहां दलित लड़की के स्कूल जाने से रोकने पर विवाद हुआ, जिसके बाद लाठी डंडे चले। ये कहा जा रहा है कि दलित लड़की को 3 लड़कों ने स्कूल जाने से रोका, ये कहते हुए कि लड़की स्कूल नहीं जा सकती। लड़की के भाई ने विरोध किया तो विवाद भड़का। 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। तो महिलाओं के प्रति किस तरीके का रवैया है, ये तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं। आज सावन की शिवरात्रि है और इस मौके पर शिव मंदिरों में भोले के भक्तों की भरमार देखने को मिली। ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतार। काशी में बाबा विश्वनाथ में श्रद्धालु सुबह सुबह ही जल चढ़ाने पहुंच गए। उज्जैन के महाकालेश्वर में भी भस्म आरती हुई। बाबा बैद्यनाथ के दर पर भी भक्तों का तांता लगा रहा। हरिद्वार में कांवड़ियों ने सावन में रौनक बिखेर रखी है। तो दिल्ली, यूपी समेत कई शिव मंदिरों में शिवरात्रि पर बम बम भोले की गूंज खूब तेज रही। पैसा, पावर और हीरोइन। कोलकाता में गिरफ्तार मंत्री पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का कनेक्शन यही कहता है। बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों से ईडी की पूछताछ चल रही है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। और इस रिपोर्ट में जानिए कि कैसे दोनों आरोपी एक साथ आए और कैसे हुआ ये पूरा घोटाला। $21 करोड़ से ज्यादा का ये कैश जब शुक्रवार को दुनिया के सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। कैश जिस अर्पिता मुखर्जी नाम की महिला के घर से मिला, वो बंगाली फिल्मों में काम कर चुकी हैं। लेकिन अर्पिता की पहचान इतने भर की नहीं थी। एक तरफ ईडी की टीम बरामद कैश को बड़े बड़े बक्से में जमा कर रही थी, तो दूसरी ओर पावर, पैसा और ब्यूटी के कॉकटेल का कनेक्शन सामने आ रहा था। कुछ घंटों बाद ही कैश के कनेक्शन का तार बंगाल की सत्ता के गलियारे तक पहुंच गया और सवालों के घेरे में ममता बनर्जी की सरकार आ गई। बाद में ईडी ने ममता के करीबी मंत्री और राज्य के ताकतवर नेताओं में से एक पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। सवाल ये कि क्या 21 करोड़ का ये कैश ममता के करीबी मंत्री पार्थ चैटर्जी का है और क्या इस कैश कनेक्शन में सत्ता से जुड़े कुछ और लोग शामिल हैं? ईडी की टीम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने में जुटी है। ईडी ने पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी के बाद बरामद हुए कैश के बारे में पूछताछ की तो आरोप ये सामने आया कि पार्थ चैटर्जी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। फिर पार्थ चैटर्जी ने ये कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिससे ईडी ने ड्रामा करार दे दिया। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्हें भुवनेश्वर ले जाकर वहां उनका इलाज करा गया और रिपोर्ट जब सामने आई तो उसमें कुछ भी नहीं था। फिलहाल उनकी तबीयत भी ठीक बताई जा रही है और पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 3 अगस्त तक कोर्ट ने ईडी की हिरासत में भेज दिया है। एबीपी न्यूज के पास सवालों की वो लिस्ट मौजूद है जिसके जवाब ईडी पार्थ चैटर्जी से जानने में जुटी है। पार्थ से ईडी ने पूछा है कि आपके घर एसएससी के जो एडमिट कार्ड मिले हैं वो कहां से आए? अर्पिता के घर जो रुपए मिले हैं क्या वो आपके हैं? ये रुपए कहां से आए? क्या ये एसएससी भर्ती के पैसे हैं? पैसे किसके जरिए आते थे? अर्पिता से आपके किस तरह के संबंध हैं?
एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के घर से 2 डायरी बरामद की है। पहली डायरी काले रंग की है, जिसमें 40 पन्ने बताए जा रहे हैं। शक है कि इस डायरी में लेन देन का काला चिट्ठा हो सकता है। दूसरी काली डायरी 11 पन्नों की है, जो पॉकेट डायरी है। इसमें भर्ती घोटाले से जुड़ी जानकारी होने का शक है। ईडी की टीम अपनी पूछताछ में डायरी के बारे में जानकारी चाहती है। शक है कि डायरियों में कुछ और रसूखदार लोगों का नाम मिल सकता है। अब जरा घोटाले और घोटाला करने के आरोपियों का पूरा चेन समझिए। इस पूरे घोटाले में अब तक 2 मुख्य किरदार सामने आए हैं। पहला किरदार पार्थ चैटर्जी हैं, जो राज्य में अभी उद्योग मंत्री हैं और पहले राज्य के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। जिस वक्त का ये घोटाला है, उस वक्त पार्थ शिक्षा मंत्री ही थे। केस का दूसरा किरदार अर्पिता मुखर्जी है, जो पेशे से कलाकार हैं, लेकिन पार्थ चैटर्जी की काफी करीबी हैं। कई सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में दोनों साथ दिखते रहे हैं। वैसे तो अर्पिता की पहचान बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में फ्लॉप हीरोइन की रही, लेकिन शुक्रवार को जब ईडी ने उनके टॉलीगंज के फ्लैट से 21 करोड़ रुपए कैश, 79 लाख रुपए के गहने बरामद किए, तो वो लाइमलाइट में आ गई। कहा जा रहा है कि अर्पिता दुर्गा पूजा कमेटी के जरिए पार्थ के संपर्क में आई थी और जब ये घोटाला हुआ था तब पार्थ पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री थे। घोटाला है क्या, अब जरा उसे समझिए। 2016 में स्कूल सेवा आयोग ने शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा ली। 2017 में रिजल्ट आता तो गड़बड़ी के आरोप लगे। हाईकोर्ट में अर्जी लगी तो भर्ती रद्द हुई और जांच के आदेश दिए गए। सीबीआई की जांच में पैसों का लेन देन मिला तो ईडी ने जांच शुरू की। इसी साल अप्रैल मई में सीबीआई ने पार्थ चैटर्जी से पूछताछ की थी और शुक्रवार को नोटों का ढेर अर्पिता के घर से मिला तो इस घोटाले का पूरा खेल खुल गया। आज बात करेंगे राजस्थान में हुए जल तांडव की। राजस्थान, जिसके तमाम शहरों में लोग बड़ी उम्मीदों से बादलों के बरसने का इंतजार कर रहे थे, वहां सोमवार शाम को जब सावन महीने की पहली तेज बारिश हुई तो जोधपुर शहर तो मानो बौखला गया। कुछ घंटों की ही बारिश के बाद जोधपुर को मदद की जरूरत महसूस होने लगी। घरों के भीतर पानी घुस गया, ट्रेनें बंद हो गई और पूरे शहर की रफ्तार पर मानो ब्रेक लग गया। सूखे के लिए जाने जाने वाले राजस्थान का शहर जोधपुर पूछ रहा है कि भला एक बारिश तक क्यों नहीं संभाल पाया। जोधपुर के हिस्से के सवाल हम पूछेंगे उनसे जिनके कंधों पर तैयारी करने और जवाब देने दोनों बातों की जिम्मेदारी है। अरे यार गिनती कम पड़ सकती है, लेकिन सोमवार को हुई बारिश के बाद राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में तबाही की गवाही देने वाली तस्वीरों की कोई कमी नहीं है।
बारिश हुई तो जोधपुर से लेकर अजमेर तक आफत आ गई। राजस्थान के 12 से लेकर बूंदी तक बर्बादी की तस्वीरें छा गई। लेकिन सवाल ये है कि राजस्थान के ये शहर इन तस्वीरों को क्यों स्वीकार करे? जोधपुर और अजमेर की जनता क्यों ना पूछे शहर के कर्ता धर्ता से सवाल कि क्यों हुआ हमारा ये हाल? क्यों ना घरों में घुसे गंदे पानी और मॉड्यूलर किचन की बर्बादी वाली तस्वीर की जिम्मेदारी तय की जाए? याद रखिए, जिम्मेदारी तय नहीं होगी, सवाल पूछे नहीं जाएंगे तो जिस राजस्थान में जल संकट की विभीषिका होती है, उसी राज्य में जोधपुर जैसे बड़े राज्यों का डूबना नई परंपरा का हिस्सा बन जाएगा। जोधपुर में सोमवार की बारिश के बाद क्या हुआ है, पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आपको शहर के तालाब बन जाने की असली वजह भी बताएंगे। तो ये है जोधपुर में जल तांडव की गवाही देने वाली वो पहली तस्वीर जो सोमवार को ही व्हाट्सएप के जरिए देश के कोने कोने तक पहुंच गई थी। तस्वीरें देखकर लगा कि मानो वैगनार गाड़ी को नदी के बीच पार्क कर दिया गया था और अचानक तेज रफ्तार पानी में कार फंस गई। लेकिन गौर से देखिए, बीच मोहल्ले में सैलाब की शक्ल में पानी बह रहा है। दो मिनट 43 सेकंड के इस वीडियो में पहले तो करीब 850 किलो वजन वाली वैगनार टिकी रहती है, लेकिन 1 मिनट 16 सेकंड बाद वैगनार का वजन पानी के बहाव के आगे घुटने टेक देता है और वो किसी प्लास्टिक के खिलौने की तरह बह निकलती है। कितनी भयावह तस्वीर है। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, जहां हर रोज अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, वहां अचानक बिन बुलाए मेहमान की तरह पानी न सिर्फ दस्तक देता है बल्कि इतनी ताकत के साथ आता है कि सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो जाता है। जोधपुर में सोमवार शाम को सिर्फ 2 घंटे की बारिश के बाद ऐसा मंजर बना था और ये कोई इकलौती गाड़ी नहीं है। दूसरी तस्वीर देखिए, जहां नीले रंग की सेलेरियो वैगनार को कंपनी देने के लिए बहुत दूर से आती हुई दिखाई दे रही है। सेलेरियो की रफ्तार देखकर लगता है कि मानो गाड़ी बैक गियर में पीछे की तरफ लाई जा रही हो, लेकिन बीच मोहल्ले में पानी का उफान ऐसा है कि गाड़ी कागज की नाव की तरह बही जा रही है। वैगनार को तो सहारा मिलता है और वो रुक जाती है, लेकिन नीले रंग की सेलेरियो दूर निकल जाती है। जब कार का ये हाल है तो भला ऑटो रिक्शा खुद को बहने से कैसे रोक पाते? जोधपुर की जनता का हाल देखिए। घर से निकले थे, लेकिन 2 घंटे की बारिश ने शहर का वो हाल किया कि गाड़ी लेकर जहां खड़े थे वहीं रुक गए। ये सज्जन अपनी स्कूटी के साथ आगे की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन पानी का प्रचंड वेग इन्हें पीछे की तरफ धकेलता जा रहा है। पानी का फोर्स ऐसा था कि स्कूटी सवार बहने लगा, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसकी मदद की।
कल्पना कीजिए कैसा होता होगा वो मंजर जिस सड़क से होते हुए आप 2 घंटे पहले कुछ सामान खरीदने निकले हों, लेकिन 2 घंटे की बारिश के बाद वही रास्ता आपको बहा कर ले जाने पर उतारू हो जाए। ये तो हुई जोधपुर में रात की बात। अब जरा मंगलवार सुबह की तस्वीरों पर गौर कीजिए। ये जोधपुर शहर का एक आम मोहल्ला है। मूसलाधार बारिश हो रही है, चारों तरफ घुटने भर पानी भर चुका है। इस पानी के बीच एक शख्स सड़क के बिल्कुल बीचों बीच दिखाई दे रहा है। बहाव इतना तेज है कि वो चाहकर भी संतुलन नहीं बना पा रहा। तस्वीरें देखिए, पानी का बहाव शख्स को आगे की तरफ ठेलते हुए ले जाता है। बड़ी मुश्किल से वो पीले रंग की इस बस का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके शरीर से टकराता पानी बता रहा है कि उसकी रफ्तार कितनी भयावह है। कुछ देर बाद उस शख्स के कदम उखड़ने लगते हैं और वो बस के गेट का हैंडल पकड़े हुए दिखाई देता है। यूं ही थोड़े ही कहा गया कि एक बारिश में जोधपुर शहर समंदर बन गया। शहर समंदर की शक्ल न ले लेता तो भला घरों के बाहर खड़ी ये गाड़ियां कश्तियों की तरह तैरती हुई क्यों दिखाई देने लगती। और सिर्फ गली मोहल्ले ही क्यों, जोधपुर शहर की सब्जी मंडी का हाल देख लीजिए। मंगलवार सुबह यहाँ सब्जी मंडी लगाई गई थी, लेकिन बारिश ने कुछ देर बाद यहाँ का मंजर बदल कर रख दिया और दुकानदार अपनी सब्जियों को बचाने की जद्दोजहद करते हुए दिखाई दिए। जोधपुर शहर का शायद ही कोई हिस्सा था जो पानी की मार से बच पाया। शानदार घर है, घर के अंदर सफेद चमचमाते संगमरमर के पत्थर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाहर बारिश और नाले के गंदे पानी का साम्राज्य है। अब आइए असली सवाल पर कि एक दिन की बारिश में जोधपुर से जल तांडव की ऐसी तस्वीरें क्यों आई? क्या ऐसी आफत जोधपुर ने पहली बार देखी है? क्या जोधपुर के प्रशासन ने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी? अब आंकड़ों के जरिए हकीकत समझिए। पर्यावरण पर आई कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में लगातार बारिश का पैटर्न बदल रहा है। राजस्थान में औसतन सालाना बारिश करीब 500 mm होती है, लेकिन 2016 में करीब 700 mm, जबकि 2019 में 750 mm बारिश हुई। इस साल भी राजस्थान में सामान्य से 50% ज्यादा बारिश हो चुकी है। 25 जुलाई तक राजस्थान में 181 mm बारिश होनी थी, लेकिन 270 mm बादल बरस चुके हैं। बीकानेर, चूरू और अजमेर में तो 100% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। यानी राजस्थान में बारिश ने जो किया वो कोई सरप्राइज नहीं है कि पिछले कई साल से हो रहा है और लगातार खतरनाक होता जा रहा है। जो लोग जोधपुर में डूबे वो भी इसी बात की गवाही दे रहे हैं। इनको पता है कि पिछली बार भी सेम सिचुएशन हुई थी, तो इनको पहले मैनेजमेंट सिचुएशन सही करनी चाहिए थी। जब इतनी बारिश कल रात से हो रही तो इनको पहले से मेजरमेंट ले लेने चाहिए थे कि हाँ ऐसी कंडीशन हो सकती है। कोई आने को तो मैंने इतने सारे ट्वीट ही कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉल्स उठाते नहीं है ये लोग। पहले भी प्रशासन को काफी दफे बता चुके हैं इस बारे में। पहले भी हमारी कॉलोनी जलमग्न हुई थी, इस समय में अशोक गहलोत खुद यहाँ आके देख के गए थे कि मैं इसका निकास करवाऊंगा। जब खुद की सरकार आई तो अब तक कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। देख लीजिए, सत्ता हासिल करने से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लोगों को इससे निजात दिलाने का वादा किया था, लेकिन सीएम बनने के बाद जनता से किया वादा वो भूल गए। गली मोहल्लों और सब्जी मंडियों के साथ साथ जोधपुर में रेलवे ट्रैक भी डूबे हुए हैं और शहर में पानी इसलिए भरा है क्योंकि जोधपुर के नगर निगम ने घोर लापरवाही बरती है।
शहर का कोई भी नाला जोजरी नदी से नहीं जोड़ा गया। मतलब शहर के भीतर भरने वाले पानी की निकासी के लिए जो नाले नदी से जोड़े जाने थे, उनका काम सालों से अटका पड़ा है। कुछ नालों का काम करोड़ों की लागत से शुरू तो हुआ, लेकिन पूरा नहीं हुआ। मतलब कहानी है कि जोधपुर में सिर्फ पानी ने जुल्म नहीं किया है, जुल्म उस सिस्टम का है जिसने बारिश के लिए जरूरी तैयारियां नहीं की। डूबे हुए जोधपुर की हालत पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा, सोमवार से ही जिला कलेक्टर से स्थिति को लेकर संपर्क में हूँ। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। हालात नियंत्रण में हैं। आम लोगों से अपील है कि हर तरह की सावधानी बरतें। लेकिन ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत के राज्य में सिर्फ एक ही शहर का यह हाल है। जोधपुर से 250 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा की तस्वीरें देखिए। मकान हो, दुकान हो या फिर अस्पताल, कोई हिस्सा नहीं जो भीलवाड़ा में हुई बारिश में डूब न गया हो। घर के भीतर पानी घुसा हुआ है। लोग पलंग पर बैठे हुए हैं क्योंकि ये पानी कब बाहर निकलेगा इसका इंतजाम तो गहलोत सरकार को करना था, लेकिन अब हालात भगवान भरोसे हो चुके हैं। भीलवाड़ा के सिर्फ निचले इलाकों में पानी नहीं भरा, वहाँ की पॉश कॉलोनियां भी पानी से लबालब हो चुकी हैं। और ये राजस्थान के भीलवाड़ा से आई सबसे डरावनी तस्वीर है, जहाँ एक कार अंडरपास के पास आधी लटकी हुई सी दिखाई दे रही है। कार धंसती जा रही है और आसपास से कुछ आवाजें आ रही हैं। कार का अगला हिस्सा पानी में है। ड्राइविंग सीट पर एक शख्स मौजूद है। दो लोग कार में फंसे शख्स को बाहर निकालने के लिए जाते हैं। लेकिन कार धीरे धीरे और भी ज्यादा गहरे पानी में जाती हुई दिख रही है। किसी तरह आगे की सीट पर बैठे शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।